नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद ओडिशा में 19,006 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। समुद्री सुरक्षा से जुड़े सामरिक मुद्दों पर चर्चा के लिए नौसेना कमांडरों का 3 दिन का सम्मेलन आज से। सरकार ने बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मतदान अयोग्यता मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से पेरिस में पीवी सिंधु सहित 11 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के सांगारेड्डी में नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र सहित 6,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में नए शोध के लिए ये केंद्र बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना यात्रा के दूसरे दिन आज सिकंदराबाद में 181 साल पुराने ऐतिहासिक उज्जैन महाकाली मंदिर जाएंगे। यात्रा का मुख्य केंद्र बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक परिवहन पर होगा। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कई राज्यों को सुरक्षा और तीव्र गति के साथ सेवा प्रदान करेंगी। MMTS परियोजना के दूसरे चरण से हैदराबाद और उसके उपनगरों में अधिक लोगों को गति और लागत प्रभावी रेल सेवाएं प्रदान करेगी। राजमार्ग परियोजनाएं भी यात्रियों को राज्य के बीच और तेलंगाना राज्यों के भीतर यात्रा में आसानी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह संगारेड्डी में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना। प्रधानमंत्री ने कल आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। 56,000 करोड़, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वे जाजपुर जिले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें तेल और गैस, रेलवे, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पारादीप हरिदासपुर लाइन पर पारादीप को केंद्रपाड़ा होते हुए क्योंझर से जोड़ने वाली रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही जिले के लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। श्री मोदी चांदीखोल के बेनापुल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए बांग्लादेश को 50,000 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज निर्यात की मंजूरी दी गई है। केंद्र ने पिछले वर्ष दिसंबर में घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। सरकार ने तंजानिया को 30,000 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल और जिबूती तथा गिनी बिसाऊ को 80,000 टन टुकड़ा चावल के निर्यात की भी मंजूरी दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय आज से नई दिल्ली में संसद भवन में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसका समापन समारोह कल होगा। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का विषय युवाओं की आवाज, राष्ट्र में बदलाव के लिए उन्हें शामिल और सशक्त करना है। देश के 785 जिलों में 3 स्तरों पर युवा संसद का आयोजन किया गया है। जिला स्तर पर इसका आयोजन 9 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया। उसके विजेताओं ने 19 से 24 फरवरी के बीच राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लिया। राज्य स्तर के 87 विजेता नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद के अंतिम कार्यक्रम के लिए एकत्र हो रहे हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि वह उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई है। साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं किया गया।
आयकर विभाग ने कहा है कि ई सत्यापन योजना के तहत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। करदाताओं से अपील की गई है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। नौसेना कमांडर सम्मेलन का पहला संस्करण आज से शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान श्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना और वायुसेना के प्रमुखों सहित नौसेना कमांडरों के साथ भी राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा करेंगे। वे भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में तीनों सेनाओं के तालमेल और तत्परता बढ़ाने के क्षेत्र तलाशेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपने मुख्यालय को खाली करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह जगह 15 जून तक खाली करने की समय सीमा तय की है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय को परिसर के विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन इस पर अतिक्रमण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वे जमीन के लिए भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति और उनके परिवार के खिलाफ विपक्षी दलों के आपत्तिजनक बयान लोकतंत्र की गरिमा को कमजोर करते हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। लालू प्रसाद यादव जी को भी ये बताना चाहता हूं, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं। फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया। उनमें से 780 ने पक्ष में और 72 ने विपक्ष में मत दिया। एक रिपोर्ट। संविधान में संशोधन से फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सरकार इस संशोधन को पारित किए जाने के संबंध में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित करेगी। फ्रांस में गर्भपात के अधिकार को समर्थन देने का लंबा इतिहास रहा है। वहां गर्भधारण को स्वेच्छा से समाप्त करने की व्यवस्था को वैधानिक बनाने के लिए सन 1975 में कानून बनाया गया था। ये कानून तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सिमोन वेल के नाम पर बनाया था, जिन्होंने इसका समर्थन किया था। इस कानून में 10 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी गई थी। बाद में वर्ष 2001 में इसे बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया और सन 2022 में इसे 14 सप्ताह कर दिया गया। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो की शीर्ष अदालत के एक फैसले को पलटते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हमले के लिए उकसावे और समर्थन के कारण डोनाल्ड ट्रंप पर यह रोक लगाई गई थी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 11 खिलाड़ी आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीवी सिंधु महिला एकल के शुरुआती दौर में कनाडा की मिशेल ली से खेलेंगी। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के आंग यूसिन और टीओ ईई से होगा। पुरुष वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों के कठिन मुकाबले हैं। प्रियांशु राजावत अपने अभियान की शुरुआत दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसिन के खिलाफ करेंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 23 रनों से हरा दिया। कल रात बेंगलुरु में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों पर 80 और एलिसी पेरी ने 58 रन बनाए। यूपी वॉरियर्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 175 रन ही बना सकी। बेंगलोर के लिए सोफी मॉलिंक्स, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहैम और सोवना आशे ने 2-2 विकेट लिए। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले 4 दिन में
रेन और स्नो दे रहा था, ये अभी लेसमार्क हो गया। और अभी हमारा जो उत्तर भारत है, मेनली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोई भी वार्निंग नहीं है या कोई बारिश का भी सूचना नहीं है। और अगर तापमान का बात करें, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका है, तो जैसे होता है कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद तापमान फॉल होता है, रात का तापमान और दिन का तापमान बढ़ता है। तो अभी धीरे धीरे नेक्स्ट 3 डेज में जो रात का तापमान नॉर्मल से नीचे रहेगा, लेकिन दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद फरहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वोट के बदले नोट मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 1998 के फैसले को पलटने की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छाई हुई है। देशबंधु लिखता है, नोट लेकर वोट दिया तो माननीयों पर चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराना फैसला पलटा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, विशेषाधिकार नहीं है घूसखोरी। इसरो ने शुरू की अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की तैयारी। 400 टन का स्पेस स्टेशन होगा पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की। रक्षा प्रौद्योगिकों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना शुरू। अदिति योजना से बदलेगी प्रौद्योगिकी की तस्वीर। नवाचारों को मिलेगा प्रोत्साहन। हरिभूमि की खबर है। देश में मार्च के महीने में आधिकारिक रूप से गर्मी के मौसम की शुरुआत होने की खबर कई अखबारों ने प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, बारिश बर्फबारी के बीच गर्मी शुरू। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, उत्तर भारत में घट रही रातों की सर्दी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का असर। सर्दियों में पहले के मुकाबले कम रही बारिश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। समुद्री सुरक्षा से जुड़े सामरिक मुद्दों पर चर्चा के लिए नौसेना कमांडरों का 3 दिन का सम्मेलन आज से। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से पेरिस में पीवी सिंधु सहित 11 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।